हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ज्ञानम स्टडी पॉइंट पर। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा, इसके पहले मैंने जो वीडियो बना रखे हैं वो बहुपद यानी पॉलिनोमियल के बना रखे हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे। और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो से नए जुड़े हैं या पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो उनके लिए ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन पे लिंक पड़ी है बहुपद की, वो जाके देख लें, अच्छे समझ में आएगा। आज का टॉपिक जो हमारा है वो बहुपद के आगे का है, ठीक है, कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। पूरे चैप्टर का ही नाम है ये, कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होंगे उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कितने मेथड होते हैं। और ये पूरा ही हमारे पास जो चैप्टर है, पूरा ही टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। और हाँ, एक जरूरी बात, सब लोग पेन कॉपी लेके बैठे, मेरे साथ सॉल्व करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे कि सर ने कैसे बताया था, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स का है, जो कि क्लास 10th के लिए है, क्लास 10th के लिए है। और जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। जो स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड से हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके, तो ये हमारे पास रहेगा पूरा टॉपिक। बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, बस वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक, कोई स्किप करके भगेगा नहीं, ठीक है, बंक नहीं मारेंगे कोई भी। तो अब चलते हैं भाई, ये है क्या। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली बात लिखिए रैखिक समीकरण मींस लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को समझते हैं। इसके पहले हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था, उसमें सारी इक्वेशन की बात की गई थी, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा था, उसमें लीनियर इक्वेशन की बात की गई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की गई थी, ठीक है, और क्यूबिक इक्वेशन की बात की गई थी, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की गई थी, मतलब रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण और चतुर्भुज समीकरण की बात की गई थी। अब स्पेशली पढ़ना है हमको सिर्फ और सिर्फ रैखिक समीकरण, यानी कि अब देखते हैं भाई रैखिक समीकरण होता क्या है। रैखिक समीकरण, तो बच्चों रैखिक समीकरण होता है जिनमें जो हमारा वेरिएबल होगा यानी जो चर राशि होगी उसकी घात 1 हो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1, यानी कि जिसकी घात 1 हो वो होता है रैखिक समीकरण। जैसे कि अगर मानक समीकरण लिखा जाए ax + b = अगर 0 लिख दिया तो ये एक रैखिक समीकरण है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास x की घात 1 है, x की घात क्या है 1 है, और एक घात वाले जितने भी समीकरण होते हैं वो सब कहलाते हैं रैखिक समीकरण। लेकिन हम रैखिक समीकरण तो पढ़ना है, लेकिन स्पेशल केस क्या है, कितने चर वाले होने चाहिए, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म पढ़ना है हमको। तो ये रैखिक समीकरण है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर है, ठीक है, ये एक चर है केवल, हमें चाहिए कितने वाले, दो चर वाले। तो उसके लिए हमें क्या करना है भाई, दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करनी है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये होगा बेटा ax + by + c = 0, ax + by + c = 0। समझ में आ रहा होगा ना। अब देखते हैं भाई, ये देखो एक चर ये हो गया और एक चर ये हो गया, टोटल कितने चर हो गए, दो चर हो गए, इसीलिए इसको बोला जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये भी एक है और ये भी एक है, दोनों ही हमारे पास क्या हैं, चर हैं, इसलिए इसको बोला जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक। जहां पे ये x a है वो x का गुणांक है, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इज b, और c जो होता है ये हमारे पास अचर पद होता है। ये जो c है ये क्या है, अचर पद है। इसमें एक कंडीशन होती है बेटा, ये जो हमारे पास दो चर वाला रैखिक समीकरण है इसमें कंडीशन होती है कि भाई ax + by + c = 0 तो लिख दिया गया,
तो ये a कॉमा बी कॉमा सी ये सभी किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से, यानी कि ये सब ए बी सी क्या होंगे? वास्तविक नंबर होंगे। लेकिन होना क्या चाहिए? a एंड b डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको इससे समझते हैं भाई कि सर ने पता नहीं क्या लिख दिया, ये चीज क्या लिखी है। अब ये चीज मैं एक्सप्लेन किए जा रहा हूँ कि ए बी सी जो हो रियल नंबर हो, रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है बेटा, 0 से लेकर इनफिनाइट तक, नेगेटिव नंबर सारे शामिल होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जैसे मान लिख दिया जाए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो कितनी है? 2, b की वैल्यू कितनी है? 3 और c की वैल्यू कितनी है? 4। ये सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या a को 0 लिखा गया या b को 0 लिखा गया? अगर हम ऐसा कर दें कि अगर हम a को 0 लिख लें, यानी कि 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 5, कुछ भी लिख लें, तो क्या यहाँ पे x एंड y बचेंगे? नहीं बचेंगे, यानी कि ये फिर इसके चर नहीं बचेंगे, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण बचेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए a और b यानी कि x का गुणांक और y का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। ओके, ठीक है भाई। अब बात करते हैं आगे की, तो इसको देख लो, समझ लो, ये इंट्रोडक्शन है हमारा। अब इंट्रोडक्शन के बाद इसको मैं अरेंज करना चाहूंगा, ठीक है, ये चीज हटा दे रहा हूं मैं। ठीक, अब अगर मान लिए जाए कि यहाँ पे जो युग्म लिखा था, युग्म का मतलब दो जोड़े होने चाहिए रैखिक समीकरण के, ठीक है। तो रैखिक समीकरण हम पहला वाला मान लें, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, इसको मान लें इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन होनी चाहिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन सेकेंड। ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग, जिसमें से दोनों ही चर हमारे पास क्या है बेटा? x एंड y है। और पहली वाली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट वो a1 है, y का b1 है और अचर पद c1 है। सेम यहाँ पे a2, b2 और c2 है, दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग है, इसलिए इसको a1, a2, b1, b2, c1, c2 बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इनके अगर हम युग्म के हल की बात करें बेटा, ठीक है, कि इनके कैसे हल होंगे, कितने हल होंगे, तो अगर हम इनके युग्म के हल की बात करें कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा, कितने सॉल्यूशन होंगे, तो कंडीशन फर्स्ट कहती है कि यदि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 ये इक्वल ना हो, मीन्स पहले वाले समीकरण में x का गुणांक और दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक, इनका अनुपात निकाला जाए, फिर y के गुणांकों का अनुपात निकाला जाए। यदि ये दोनों आपस में बराबर ना हो, ठीक है, तो हमारे पास इसमें कितने हल होंगे? इसका केवल और केवल एक अद्वितीय हल होगा। इसका क्या होगा बेटा? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, और वो भी कितने होंगे? केवल एक। कितना होगा? केवल एक अद्वितीय हल होगा। किस कंडीशन में? जब a1 और a2 और b1 b2 इन दोनों का अनुपात कैसा हो? बराबर ना हो, ठीक। अब इसको ऐसे समझते हैं बेटा, जैसे मान लो यहाँ पे समीकरण लिख दिया जाए 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे लिख दिया जाए x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5। अब अगर देखो यहाँ पे a1 का मान कितना है? 2, a2 का मान यहाँ से कितना लिया जाएगा? 1, यहाँ पे b1 का मान कितना है? 3, यहाँ पे b2 का मान कितना है? -3। तो इनका अगर अनुपात निकाला जाए तो क्या बराबर है? नहीं बराबर है, ठीक है। इसलिए जब ऐसी कोई कंडीशन दी हो और ऐसे कोई युग्म दिए हो, पूछ दिया जाए कि इसके कितने हल होंगे, तो हमें आंसर क्या देना है? केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा, वो भी कैसा होगा? अद्वितीय होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक। ये होगी कंडीशन फर्स्ट। और ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे, क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक, जिनसे हम गेस कर लेंगे, बता लेंगे चेक करके कि इसके कितने हल हैं। एक हल होगा, वो भी अद्वितीय हल होगा। अब बात करते हैं बेटा इसके दूसरे कंडीशन की, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं। तो इसके जो दूसरी कंडीशन होगी बेटा, वो होगी यदि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है।
तो इनके फिर बेटा कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे हैज नो सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशंस होंगी इनके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोई हल नहीं होगा। अब इसको भी वैसे ही चेक किया जाएगा जैसे मैंने पहले चेक करके तुमको बताया था। ठीक, कि अगर कोई दो इक्वेशन दी है, उनके एक्स और वाई के गुणांकों का अनुपात निकाल लिया जाए और अचर पद के गुणांकों का अनुपात निकाल लिया जाए। y के गुणांकों का अनुपात और अचर पद के गुणांकों का अनुपात अगर बराबर नहीं होगा तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन देख के हम समझ जाएंगे। तीसरी कंडीशन है बेटा, तीसरी कंडीशन में आते हैं हम लोग, यदि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये सभी बराबर हों, ठीक है, तो इसके बेटा अनंत हल होंगे। कितने होंगे? हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इसके होंगे अनंत हल, इसके बहुत सारे हल होंगे। ठीक है, तो तीन कंडीशन होंगी। अब मैं बार बार बता रहा हूं कि a1 a2 b1 b2 क्या है। जो हमारे पास समीकरण दिया होगा, x का गुणांक जो होगा वो a1, y का गुणांक होगा b2, b1 होगा और जो अचर पद होगा वो c1, ऐसे दूसरी वाली में। तो यहाँ पे जो नंबर्स लिखे होंगे उनका अनुपात निकाल लेंगे। अगर वो बराबर आ रहे हैं, ठीक है, अगर वो सारे बराबर हैं तो अनंत हल होंगे, दोनों में से कोई बराबर नहीं तो अद्वितीय हल होगा। b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। लेकिन a1 और a2, b1 और b2 का अनुपात बराबर है तो उसके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इनकी सहायता से हम बता देंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं बेटा। अब बात करते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस की, इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं इसको इरेज करना चाहूंगा, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से नोट करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और अगर समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों को इनवाइट कर लो बेटा, शेयर कर लो, थोड़ा सा वीडियो फॉरवर्ड करते रहो। ठीक है, हाँ, तो अब चलते हैं भाई, जितने भी हमारे पास ये रैखिक समीकरण के युग्मों को हल करने की विधि है भाई। ठीक है, रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की विधि, हल करने की विधि। ठीक है, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत आसानी समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो इसकी दो विधियां होती हैं बेटा, एक होती है विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है, और एक होती है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। इन दोनों विधियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक, इसमें दो ही विधियां हैं रैखिक समीकरणों को, और साफ साफ बोला जाएगा क्वेश्चन पेपर में, साफ साफ बोला जाएगा कि निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, हमें क्लियर करके बताया जाएगा। ठीक, तो दोनों विधियों में से पहले हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से, मैं फिर बता दे रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और यहां पे लिखा है तुम्हारे पास बेटा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, ये हो गया एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इनको बहुत डिटेल से समझते हैं भाई। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास दो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। रैंडमली कोई भी इक्वेशन ले ली जाए, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, ऐसी कोई इक्वेशन दी है तो इसको ले लेंगे फर्स्ट, इसको ले लेंगे सेकंड। इसी इक्वेशन से हम दोनों चीजें समझ लेंगे कि विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड कैसे होगा और सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स करना क्या है, इनमें देखना है जिससे तुम्हारी दुश्मनी हो, x से या y से। ठीक, जो तुम्हें जैसा पसंद आए कि हमें x वाला ज्यादा फेवरेट लग रहा है या y वाला फेवरेट लग रहा है, ठीक है, उसको टारगेट कर लेना है। जैसे मान लो इस इक्वेशन में मैंने टारगेट कर लिया y को, ठीक, कि ये y दिख रहा है मुझे, ये y दिख रहा है, मैं इसको एलिमिनेट करना चाहूंगा। तो करना क्या है भाई, पहली बात तो चूज उसको करना है, चूज हम किसी को कर सकते हैं, लेकिन एक सरल तरीका बता रहा हूं। ठीक है, कि हमें सबसे पहले उसी को चूज करना है एलिमिनेशन के लिए जिसकी कॉफिशिएंट इक्वल हो। ठीक, तो यहाँ पे y और y के कॉफिशिएंट इक्वल है। दूसरी बात ये देखनी है कि अगर ये चीज नहीं मिल रही तो दूसरी बात ये देखनी है किसमें ऑपोजिट साइन है, वो देख लेना है। ठीक है,
अब अगर कोफिशिएंट इक्वल नहीं होंगे तो हमें कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे। कोफिशिएंट मतलब उनके गुणांकों को हमें बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। अब गुणांकों को बराबर करने के लिए किसी भी उचित संख्या से हमें गुणा करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन में, ठीक है, या एक इक्वेशन में, बट होगा दोनों तरफ। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है हमारे पास 2x + 3y = 5, यहाँ पे लिखा है 4x - 3y = 3। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 3y लिखा है और ये भी लिखा है 3y। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो बेटा जब हम इसको घटाएंगे यानी कि सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट टू सेकेंड, तो यहाँ पे हमें साइन कन्वर्ट करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, ये भी माइनस में, और यहाँ भी लग जाएगा माइनस। अब ये प्लस का 3y, ये माइनस का 3y एलिमिनेट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 2x - 4x। तो यहाँ पे आएगा -2x = यहाँ पे बचा बेटा 5 - 3, तो आ जाएगा 2। और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 2/-2 इट मींस -1। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -1। अब इस x की वैल्यू को क्या करें भाई, इस x की वैल्यू को हमें ले जाना है कहीं पर भी, चाहे इक्वेशन फर्स्ट चाहे इक्वेशन सेकंड, दोनों से आ जाएगा। जिस इक्वेशन से तुम्हें इजी लगे उस इक्वेशन के पास इसको ले जाना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर, जिसमें जिसकी मर्जी हो रख सकते हैं, ठीक। तो x का मान जो -1 आया है हम यहाँ पे रखेंगे आके, तो 2 × -1, क्योंकि ये था 2x, फिर लिखा है +3y = 5, तो 2 × 1 = 2, -2 + 3y = 5। इस -2 को उधर ले जाएंगे बेटा, तो y = हो जाएगा, ये माइनस वाला ऐड होगा तो 5 × 7, ये अपॉन में आ जाएगा तो 7/3। तो दोनों वैल्यू हमें मिल गई, x की वैल्यू और y की वैल्यू। ये y = 7/3 और x = कितना आ गया, -1। तो ये हो गया हमारे पास विलोपन विधि। स्टेप बहुत आसान है, हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 9th में और 8th में, 7th में भी हो सकता है पढ़ा हो। एलिमिनेशन मेथड की 2 इक्वेशन दी है हमको, दोनों इक्वेशन में x एंड y जो हमें अच्छा लगे, अच्छा लगने का मतलब कि जिसके कोएफिशिएंट सेम हो और साइन अपोजिट हो, तो हम उसको कैंसिल कर लेते हैं घटा करके या जोड़ करके, ठीक। अब कंडीशन आती है बेटा कि अगर सर यहाँ पे कोएफिशिएंट इक्वल ना हो तब क्या करेंगे। चलते हैं भाई, इससे भी रूबरू होते हैं कि जब कोएफिशिएंट इक्वल नहीं होंगे तब हम क्या करेंगे। तो रैंडमली कोई इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे मान लिया यहाँ पे लिखा 2x + 3y = 5, यहाँ पे लिखा है 3x + 2y = 2, ऐसा इक्वेशन लिया है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसमें ना तो x की कोएफिशिएंट इक्वल है ना तो y की इक्वल है, ठीक। तो हम करते क्या हैं भाई, अगर हमें x को एलिमिनेट करना है, यानी कि हमने टारगेट किसको बना लिया कि हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो इनके गुणांकों को आपस में बदलना पड़ेगा। इसका गुणांक है 2, इसका गुणांक है 3, तो समीकरण 1 में हमें करना पड़ेगा 3 का गुणा और समीकरण 2 में करना पड़ेगा 2 का गुणा। अब ये जो 3 का गुणा होगा सिर्फ इसी के साथ नहीं होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, जो भी होगा बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 × 2 = 6x, अब यहाँ पे आ जाएंगे 3 × 3 = 9y = 5 × 3 = 15। इसको इक्वेशन डाल लें थर्ड, इसमें आ जाए भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 = 6x + 2 × 2 = 4y = 2 × 2 = 6। इसको इक्वेशन नंबर डाल लें 4। अब देख लो भाई, x के कोएफिशिएंट दोनों ही इक्वेशन में इक्वल हो गए हैं, यानी कि दोनों ही समीकरणों में x का गुणांक जो है बराबर हो गया है। तो अब करना क्या है हमको, यहाँ पर समीकरण 3 में से समीकरण 4 को क्या करना है बेटा, माइनस कर देना। तो सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, माइनस और माइनस, ये कैंसिल हो गया। 9 में से अगर हमें 4 घटा दिए जाए तो कितना मिलेगा, 5y = 15 में 6 घटा दिए जाए तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। तो y = कितना हो जाएगा बेटा, y = हो जाएगा 9/5। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको किसी भी इक्वेशन में ले जाएंगे, ठीक। तो y = 9/5 समीकरण, जिस समीकरण में मन हो उस समीकरण में रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण हम 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, ठीक। आ जाए भाई, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस यहाँ पे लिखा 3y, तो 3
इंटू 9/5 इज इक्वल टू 5। तो 2x प्लस 9 3 27/5 इज इक्वल टू 5। इसको यहाँ पे लाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 27/5, 5 5 जा 27। सिंपल सा कैलकुलेशन है फ्रैक्शन के हिसाब से, भिन्न के हिसाब से कि 5 25 माइनस 27। तो जब ये करेंगे तो आ जाएगा बेटा -2/5। ये भी दो कैंसिल हो जाएंगे तो x इक्वल टू -1/5। ये वैल्यू आ गई x की और ये वैल्यू आ गई y की। ओके, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि अभी तक विलोपन विधि समझ में आई होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा तुमको भी होमवर्क मिल जाए तो अच्छी बात होगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 9, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड नोट करना है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। जल्दी से इन क्वेश्चन को सॉल्व करके बता पाएंगे। ठीक है, जिनका क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, अच्छी बात है, हल करेंगे इनको। ये तुम्हारा होमवर्क है अभी के लिए। ठीक, रफ कॉपी होगी, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो जल्दी से। हाँ, तो अभी तक नोट हो गया होगा, इनको हटा देते हैं हम लोग। ठीक, अब चलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि अब बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि की। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि दो इक्वेशन दी होंगी, यानी कि दो समीकरण दिए होंगे। ठीक, तो एक समीकरण से किसी भी एक चर का, चाहे x का और चाहे y का मान निकाल लेना है और उसको दूसरे वाले समीकरण में प्रतिस्थापित करवा देना है, यानी कि रखवा देना है, उसमें रख देंगे। इसके बाद हमें हल करना है, इसमें एलिमिनेट नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट करना है किसी भी एक चर की वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो इसके लिए एक हमें क्वेश्चन लेना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे हमें क्वेश्चन लेते हैं x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19 और दूसरा जो इक्वेशन है बेटा वो है माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। एक बार क्वेश्चन चेक कर लिया जाए। हाँ गुड, यही क्वेश्चन है। तो फर्स्ट नंबर इसको दे देंगे, सेकंड नंबर इसको दे देंगे। हमें करना क्या है, चाहे इक्वेशन फर्स्ट से और चाहे इक्वेशन सेकंड से, किसी भी इक्वेशन से किसी भी एक चर की वैल्यू निकाल लेनी है, का मान निकाल लेना है भाई। अब जैसे मान लो यहां से मुझे x का मान निकालना है। ठीक, तो पहले वाली इक्वेशन से अगर हम x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, सबको पता होगा। बहुत होशियार स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं मेरे वीडियो से, देख रहे हैं भाई। तो यहाँ पे अगर हम निकालें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर आ जाएगा बेटा 19 माइनस 2y। अब समीकरण 1 से x बराबर 19 माइनस 2y कहां पे रखना पड़ेगा, समीकरण 2 में। कहां पे रखना है, समीकरण 2 में रखने पर। एक से हमने मान निकाला और दूसरे में उठा के पटक दिया जाके भाई। ठीक, तो दूसरा समीकरण हमारे पास क्या था, माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू कितनी है, 19 माइनस 2y, तो यहाँ रखेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, लाइट चली गई है, मैं रात में वीडियो बना रहा था, तो वीडियो के बीच में जो बाधा आई है उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, टू बी कंटिन्यू, आगे देखते हैं इसको। ठीक है, यहीं से शुरू होगा प्रतिस्थापन विधि से। मेरा साउंड आ रहा होगा, वीडियो नहीं आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि के साथ।